तो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 29 रहेगा, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्मृति, सेकंड अवबोध, थर्ड परावर्ती स्तर या फिर डी ऑप्शन आपका विभेदन स्तर। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विभेदन स्तर, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंटिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंटिएशन। ओके। ये क्या होता है? ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? ये एक आपकी शिक्षण रणनीति है। क्या है? एक शिक्षण रणनीति है ये आपकी। ओके। ये आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, बल्कि ये शिक्षण रणनीति है। शिक्षण के मुख्य क्या है? 3 स्तर होते हैं, जो आपके ये हैं 3 स्तर। स्मृति आपकी, अवबोध होता है, बोध होता है, और तीसरा होता है परावर्ती स्तर हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं चिंतनशील जो होता है स्तर आपका। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या है, आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा है। तो स्मृति, अवबोध और चिंतनशील आपका। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्मृति की, किसकी? स्मृति की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल कहते हैं। ये शिक्षण जो है, ये शिक्षण का क्या है? सबसे निचला हिस्सा होता है, निचला स्तर होता है। सबसे कैसा स्तर है ये? निचला स्तर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी तथ्य होते हैं उनको याद किया जाता है। तथ्यों को क्या करते हैं? याद करते हैं। ठीक है। और जो ज्ञान होता है वो बहुत न्यून, बहुत ही कम मात्रा में सोच और तर्क के साथ याद रखने पे क्या है? ध्यान केंद्रित किया जाता है इसमें। किसमें? स्मृति, मेमोरी लेवल में आपका। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं अवबोध की, आपके जिसको बोलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका। ठीक है। इसमें क्या होता है? इस स्तर पर क्या होता है कि कोई भी जो छात्र होता है वो जानकारी को सिर्फ याद नहीं करता। मतलब छात्र क्या है, कोई भी जानकारी है उसको ऐसा नहीं है सिर्फ याद करेगा, उसकी बजाय क्या है, उसको समझने की भी कोशिश करता है। क्या करता है? समझने की भी कोशिश करता है और उसके अर्थ को जानता है। किस चीज़ को? अर्थ को भी जानता है। ये नहीं कि सिर्फ याद कर लिया, समझेगा भी और उसके अर्थ को भी जानता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है इसमें चिंतनशील जो होता है, चिंतनशील स्तर आपका। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको कहा जाता है। ये शिक्षण का, जो हमारी टीचिंग का सबसे ऊंचा स्तर होता है। क्या है? उच्च स्तर होता है ये हमारा। ओके। और इसमें क्या होता है, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसने जो भी बात सीख ली है, ठीक है, सीखी गई जो बात है उस पर क्या करता है? उस पर चिंतन करता है। जो भी बात को वो सीख लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है? विश्लेषण करता है, और कोई भी प्रॉब्लम है उसका क्या है? सॉल्यूशन निकालता है, या फिर समाधान, मीन्स जो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की क्षमता को क्या है? विकसित करता है। ठीक है। इसीलिए, और तो ये 3 क्या हो गए? स्तर हो गए, लेकिन इसका स्तर नहीं है तो वो कौन सा है? विभेदन स्तर। क्योंकि विभेदी स्तर जो है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये शिक्षण को, टीचिंग को प्रभावी बनाने की एक विधि होती है, ये कोई लेवल नहीं होता है। ओके। तो क्लियर हो गया आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विचार मंथन, सेकंड व्याख्यान, थर्ड योजना, या फिर फोर्थ आपकी चर्चा। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्याख्यान। कि जो आपका लेक्चर मेथड होता है, जो आपका लेक्चर मेथड, ठीक है, लेक्चर मेथड जो होता है आपका, ये क्या है? एक जनतांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक शिक्षण जो नीति होती है वो नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, इसमें क्या है, जो छात्र होते हैं वो सक्रिय रूप से क्या है, भाग नहीं लेते हैं और कक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी वो शामिल नहीं होते हैं आपके। ओके, ठीक है। और ये क्यों नहीं शिक्षण नीति के अंतर्गत आता, क्योंकि ये एक आपकी ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो टीचर है हमारा, कौन, इसमें क्या है, जो हमारे टीचर होते हैं वो ही वक्ता होते हैं, मीन्स वो ही बोलते रहते हैं और छात्रों को केवल क्या है, सूचना प्राप्त होती रहती है, ना कि किसी निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलता है। मीन्स टीचर बोलता रहेगा, स्टूडेंट सुनते रहेंगे, तो इसीलिए आपकी ये जनतांत्रिक शिक्षा नीति के अंतर्गत नहीं आता है। इसी के साथ एक पॉइंट और आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपकी यहाँ व्याख्यान आए, इसकी जगह आपका सत्तावादी रुख जो है ये भी आ सकता था ऑप्शन में। इसका मतलब भी यही है कि स्कूल या फिर जो टीचर होते हैं जो छात्रों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ओके, और शक्ति के अनुसार क्या है, व्यवहार करते हैं, वो भी लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता आपका। क्लियर? ओके, और अगर इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विचार मंथन विधि, तो ये एक जनतांत्रिक शिक्षण नीति होती है। ठीक है, होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं वो विचार को स्वतंत्र रूप से क्या है, प्रस्तुत करने और जो उनकी समस्याएं होती हैं उसका समाधान खोजने के लिए क्या है, प्रोत्साहित उनको करती है। ओके, इसी तरीके से दोनों पॉइंट्स भी आ जाते हैं। योजना और चर्चा विधि जो होती है ये भी क्या होती है, जनतांत्रिक शिक्षा नीति का एक हिस्सा होती है, क्योंकि ये भी छात्रों को उनकी बात कहने का क्या है, अवसर देती है। छात्र को निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए सक्रिय रूप से उनको क्या है, शामिल करती है। चर्चा विधि में क्या है, छात्रों को विचार को व्यक्त करना या फिर सवाल पूछना या समूह की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो एक लोकतांत्रिक क्या है, प्रक्रिया आपकी होती है। ओके, तो क्लियर हो गया ये आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्याख्यान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। फर्स्ट, विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाना। सेकंड, केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड, ये दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। या डी ऑप्शन आपका कि ये सभी विद्यार्थी की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका बी ऑप्शन कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं होता, विशेषता नहीं होती। जबकि क्या होती है, ठीक है, जबकि क्या है कि विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाना मीन्स जो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है, ये विकलांग बच्चों को क्या है, जो सामान्य स्कूल होते हैं, कौन से स्कूल होते हैं, सामान्य जो स्कूल होते हैं या सामान्य कक्षा होती हैं, आपके स्कूल होते हैं, उनमें क्या है, मुख्यकृत करके मुख्य धारा में लाती है। मीन्स ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा को क्या है, ग्रहण कर सकें, प्राप्त कर सकें और सामाजिक रूप से क्या है, जुड़े रह सकें आपके। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे ये आता है कि जो दिव्यांग बालक होते हैं उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव भी क्या है, आपका समावेशी शिक्षा की एक विशेषता होती है आपकी। ऐसी डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी की जो क्षमताएं होती हैं उनको अधिकतम स्तर पर बढ़ाना चाहती है, ऐसा नहीं है कि घटाना है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको ही करना है या जिसकी पृष्ठभूमि हो उन्हीं को करना है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें लिखा है सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बालक काली बिल्ली, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन सामान्यीकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उद्दीपक
अनुक्रिया। ठीक है, क्या होगा? उद्दीपक अनुक्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपका उद्दीपन समानीकरण है, ये आपका क्या है, एक तरह से ये आपका जो अनुबंधन का सबसे सरल रूप होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रूस के कौन थे, रूस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या था, पावलोव। क्या था? पावलोव था। उन्होंने भी परिभाषित किया है अनुबंधन को। मीन्स कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपको पता भी होगा, प्रयोग किया था कुत्ते पर, कि कुत्ता क्या है, कुत्ता बैठा है, उसको भूख लगती है, तो क्या होता है, घंटी बजती है, घंटी बजेगी तो खाना उसके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कंटिन्यू ये चीज़ करते रहे कि जैसे उसको भूख लगती है, उसके मुंह में राल आती है और घंटी बजने पर क्या है, एकदम खाना आ जाता है, देन वो खा लेता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, घंटी बजी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया, लेकिन कुत्ते के मुंह में राल फिर भी आ गई। तो ये एक उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। तो इसी तरीके से काली बिल्ली काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डर लगना, कि भाई इसको देख के तो डर लग रहा है क्योंकि एक ब्लैक चीज़ है। ठीक है, कुत्ता भी काला है, उसने ये नहीं देखा कि बिल्ली है, कुत्ता है, मीन्स अलग अलग चीज़ें हैं, उसने काली चीज़ को फोकस किया कि भाई ये काली चीज़ है, तो उसको देख के क्या है, वो डरने लग गया। तो उसका उससे क्या है, अनुबंधन हो गया। तो ये क्या है, ये उद्दीपक का एक सामान्यीकरण कहलाता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षण की अंत्य क्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिय होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, सामाजिक अंत्य क्रिया की, छात्र की भागीदारी की, या फिर इन सभी की। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जैसे आप इन तीनों के ही एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का इन तीनों को ही समझो, क्रिया प्रतिक्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया और छात्र की भागीदारी। मतलब एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर एक टीचर है। ओके, टीचर क्या करेगा, छात्रों से क्या है, प्रश्न पूछने के लिए उनको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। ओके, और छात्र की प्रतिक्रिया पर क्या है, एकदम से छात्र की प्रतिक्रिया पर तत्काल प्रतिक्रिया देना या फिर कक्षा में चर्चा की सुविधा प्रदान करना, ये सभी अंतःक्रिया के क्या है, अवस्था के उदाहरण होते हैं आपके। ओके, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है क्रिया और प्रतिक्रिया की, तो ये मुख्य रूप से सक्रिय इसलिए होता है क्योंकि ये चरण जो है वो एकदम डायरेक्ट, मतलब सीधे तौर पर क्या है, कक्षा में होने वाली जो भी बातचीत होती है, कक्षा में जो भी प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं, आपकी जो चर्चाएं की जाती हैं, उस पर क्या है, एकदम केंद्रित होता है। जहाँ क्या होता है, छात्र उद्दीपक प्रतिक्रिया करते हैं और जो टीचर होते हैं वो प्रतिक्रिया का क्या है, अवलोकन करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। ओके, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आता है इसका सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई टीचर जो होता है वो बच्चे के सामने क्या है, कोई भी सामग्री प्रस्तुत करता है, जिससे क्या है, छात्र की प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ठीक है, और सीखने की जो प्रोसेस होता है उसको सुगम बनाने के लिए अपनी जो शिक्षण विधि, जो टीचर की शिक्षण विधि होती है, उसको समायोजित करता है, जिससे क्या होता है, छात्र को सीखने की प्रतिक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है आपका। ओके, तो इसमें भी यही है कि छात्रों की जो भागीदारी होती है वो भी क्या है, मुख्य रूप से सक्रिय होती है। क्यों? वही क्रिया प्रतिक्रिया की तरह कि भाई टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा उसका आंसर देगा, या बच्चा पूछ रहा है तो टीचर उसका आंसर दे रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, बच्चा क्या है, भागीदारी ले रहा है उसमें, बच्चा क्या है, सहयोग कर रहा है उसके अंदर, टीचर आपस में मिलजुल कर संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट, विद्यार्थी का मानसिक स्तर, सेकंड, समय की उपलब्धता, थर्ड, अभिभावक की पृष्ठभूमि, और फोर्थ, संसाधन और प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर होगा इसमें अभिभावक की पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं होती है, ध्यान में रखना उनको आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अभिभावक की जो पृष्ठभूमि है इस पर ध्यान केंद्रित करना या ध्यान रखने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है,
क्योंकि ये क्या है, जो शिक्षण विधि होती है ये होती है आपकी छात्र केंद्रित। क्या होती है? छात्र केंद्रित होती है। ये एक प्रभावी शिक्षण विधि का चयन करते समय हम क्या है, हमारा जो मुख्य ध्यान है वो क्या है, शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता में जो छात्र है कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या क्षमताएं हैं, सीखने की शैली पर होना चाहिए, ठीक है, ना कि अभिभावक की पृष्ठभूमि पर। और इसमें क्या है, जो अभिभावक होते हैं उनकी अपनी सेल्फ क्या होती है, भूमिकाएं होती हैं। तो अभिभावक की अपनी क्या है, अलग पृष्ठभूमि होती है। लेकिन शिक्षण विधि का चयन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइमरी जो प्राथमिक जो इसका उद्देश्य है, प्राथमिक जो उद्देश्य है वो इसका यही आता है। शिक्षण विधि का चयन करते समय जो प्राथमिक उद्देश्य आता है वो यही आता है कि विद्यार्थी को क्या है, हमें प्रभावी ढंग से पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि अभिभावक के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। ओके, ठीक है। कहने का मतलब यही है, शिक्षण विधि का चयन करते समय हमें क्या है, विद्यार्थी का जो मानसिक स्तर है, समय की उपलब्धता, संसाधन और प्रौद्योगिकी, इन पर ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित होते हैं, छात्र से रिलेटेड होते हैं। तो क्लियर हो गया ये आपको पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अमूर्त चिंतन का विकास, सामूहिक की प्रबलता, दूसरों पर निर्भरता, या फिर समूह और खेलों में सहभागिता। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, और इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगा इसका ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी दोनों होगा। मतलब अमूर्त चिंता का विकास और दूसरों पर निर्भरता जो है इसकी विशेषता नहीं होती है, जबकि खेलों में सहभागिता इसकी विशेषता होती है। अमूर्त चिंतन का विकास आपका है, क्योंकि जो अमूर्त चिंतन का विकास है ये आपका बाल्यावस्था में ना होकर ये कब होता है, आपका किशोरावस्था में, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में होता है। खासकर जो शुरुआती दौर में क्या होता है, बच्चे का जो तर्क है वो अमूर्त के बजाय क्या है, अवधारणा या ठोस पर केंद्रित होता है। या हम कह सकते हैं अमूर्त जो चिंतन होता है वो उच्च स्तरीय विशेषता के बारे में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने की क्या है, क्षमता होती है। और ये क्या है, उत्तर बाल्यावस्था के बाद ही विकसित होता है। मीन्स बाल्यावस्था होती है जो, उसके बाद ही क्या है, इसका विकास होता है आपका अमूर्त चिंतन का, ठीक है। और इधर आता है दूसरों पर निर्भरता। तो शैशवावस्था के विपरीत अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, स्वतंत्र होता है एक तरह से, और अपना व्यक्तित्व कार्य स्वयं करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो दूसरों पर इतना निर्भर भी नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन खेलों में सहभागिता, तो बच्चे में क्या है, इसमें रचनात्मक रूप से कार्य जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, इन सब में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। उनको खेलना बहुत पसंद होता है। तो खेलने में सहभागिता, समूह में क्या है, रहना स्टार्ट, समूह लाइक मतलब खेल रहे हैं समूह के साथ, ग्रुप्स के साथ। तो इस तरीके की विशेषताएं इसकी होती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि स्कीनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय अनुबंधन के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, प्रयास त्रुटि अनुबंधन के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रस्तुत अनुबंधन, ठीक है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनर भी कहते हैं, कंडीशनिंग भी कहते हैं। ओके, जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन है ये आपका क्लासिकल होता है। क्या होता है, क्लासिकल होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ये, ठीक है। इसके लिए क्या है, ओके। और जो आपका स्कीनर बॉक्स है इसका यूज़ मोस्टली क्या है, जानवर के बिहेवियर, जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन के लिए किया जाता है, ना कि सीधे तौर पर शाब्दिक अधिगम के लिए। तो जो शाब्दिक अधिगम होता है इसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि किसके लिए किया जाता है इस बॉक्स का प्रयोग, जो जानवर होते हैं उनके व्यवहार के लिए। और जो आपके स्कीनर हैं, स्कीनर ने क्या है 1930 का जो दशक है इसमें क्या है, इसका आविष्कार किया था, किसका, स्कीनर बॉक्स का। और उन्होंने एक प्रयोगशाला, उनका एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसे क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर भी कहते हैं, जिसमें क्या था, एक लीवर या बटन होता है जिसे दबाने पर कोई भी प्रतिक्रियाएं होती हैं।
कहने का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि पशु जो होते हैं, या जैसे चूहा हो गया, कबूतर होगा, उनके व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, जानवर में इन्होंने किसका, चूहा और कबूतर जो होते हैं उनके क्या है, बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इस बॉक्स का निर्माण किया था, खासकर ये समझने के लिए कि वो किसी व्यवहार को कितनी बार दोहरा सकते हैं, या फिर जब उस व्यवहार से कोई परिणाम जुड़ता है। ओके। और स्कीनर ने ये भी कहा है कि अगर हम किसी को पुनर्बलन देते हैं तो वो उसके व्यवहार से उसके जो व्यवहार को किस तरीके से कोई चीज़ दोहराने के लिए या फिर ना दोहराने के लिए किस तरीके से उनको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है जटिल कार्य, स्कूल का असहयोग, शारीरिक और मानसिक सीमाएं, अभ्यास की कमी। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्कूल का असहयोग जो है वो अधिगम के पठार का क्या है, कारण नहीं होता है। ठीक है, और जो स्कूल का असहयोग है वो अधिगम को क्या करता है, जो अधिगम होता है इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये सीधे तौर पर सीखने का जो पठार होता है, क्या है, सीखने का जो पठार होता है इसका कारण नहीं बनता। अधिगम का जो पठार है वो सीखने की प्रक्रिया का एक सिर्फ चरण होता है, ना कि बाहरी सामाजिक कारकों का एक रिजल्ट या फिर आपका परिणाम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करते हैं या करता है, व्यक्तित्व का, विशेष क्षमता का, बुद्धि का, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बुद्धि का। ओके, तो जो विशेष क्षमताएं होती हैं आपकी या फिर जो व्यक्तित्व होता है उसका मापन नहीं करता, बल्कि ये किसका करता है, बुद्धि का मापन करता है। ये परीक्षण जो था ये किस लिए था, ये आपका बुद्धि के मापन के लिए था। क्या जो आपकी बुद्धि होती है वो होती क्या है, ये एक मानसिक शक्ति होती है जो सीखने, समझने, समस्या का कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालने, या फिर कोई भी नई परिस्थिति है उसके अनुकूल होने की क्या है, एक तरह से क्षमता होती है। और सबसे पहले क्या है, बिने और साइमन ने, किसने, बिने और साइमन ने क्या है, पहला बुद्धि का परीक्षण किया था, किसमें, 1905 ईस्वी में किया था। मतलब इसके द्वारा क्या है, बिने और साइमन के द्वारा विकसित किया गया था। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कि जो ये परीक्षण है ये किसको मापन के लिए होता है, बुद्धि के मापन के लिए होता है। तो यहाँ आपके जो क्वेश्चंस हैं समाप्त होते हैं, ये क्लास आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।